वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में अंग्रेजों के जमाने के कुछ जूट मिल्स बने हुए। हमारे एक सब्सक्राइबर ऋत्विक भाई के पिताजी इसी एक जूट मिल में एक ऑफिसर रैंक पर पोस्टेड थे। यहाँ जूट मिल में काम करने वाले लोगों को सरकारी क्वार्टर दिया जाता है और इसी एक सरकारी क्वार्टर में ऋत्विक भाई की फैमिली भी रहती थी। फिलहाल आप वीडियो में उस क्वार्टर का ओरिजिनल क्लिप देख रहे हैं दोस्त। अब इसी बीच एक दोपहर को ऋत्विक के पापा ऑफिस गए थे और इनकी मम्मी अपने घर के काम में बिजी थी। अभी दोपहर के लगभग 2 बजे इनके घर के मेन डोर पर नॉक होता है। जब ऋत्विक की मम्मी ने गेट खोला तो देखा कि बाहर एक पोस्टमास्टर खड़ा है और इसके हाथ में एक लेटर था और उस लेटर में ऋत्विक के पापा के लिए विजिलेंस के कुछ ऑर्डर आए हुए थे। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे स्टोरी में। अब यहाँ ऋत्विक की मम्मी वो लेटर लेने के बाद घर का गेट अंदर से लॉक कर देती है और गुरु यहीं से एक ऐसे भयानक मंजर की शुरुआत होती है जिसे सुनने के बाद ना आपके शरीर का हाड़ कांप जाएगा। फिलहाल आप वीडियो में ऋत्विक भाई द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ऋत्विक बताते हैं कि इनका घर बेसिकली तो उत्तर प्रदेश में है, पर इनके दादा, बड़े पापा और पापा ये सब लोग 1970s में ही कोलकाता शिफ्ट हो गए थे जूट मिल में काम करने के लिए। अब इन जूट मिल्स को बनवाया था अंग्रेजों ने और इसमें काम करने का फायदा ये था कि भाई सारे स्टाफ को ना बड़े बड़े क्वार्टर्स मिलते थे, रहने वहने की कोई दिक्कत नहीं थी इधर। प्लस अंग्रेजों ने बनवाया था तो उसका मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन बताते हैं कि जो इनके रूम्स होते थे वो भी काफी सही थे। आप गूगल पे जब ओल्ड जूट मिल्स के स्टाफ क्वार्टर सर्च करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब यहाँ ये भी बात थी कि सालों से काम करके ऋत्विक के पापा एक अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे पहुंच चुके थे। अब जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है कि लोगों को जैसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो अपनी पुरानी कंपनी छोड़ देते हैं, तो सेम ऋत्विक के पापा ने भी ऐसा ही किया था। ये कई साल से कोलकाता के एक जूट मिल में काम कर रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने 2-3 जूट मिल्स चेंज की और फाइनली इनको अपना मनपसंद जो रैंक होता है वो मिल चुका था। अब यहाँ रूल ये था कि जब कोई भी एक जूट मिल को छोड़ के दूसरे जूट मिल में नौकरी पकड़ता था तब उसको पुराने जूट मिल का जो क्वार्टर उनको मिला हुआ था वो क्वार्टर उनको 1 महीने के अंदर ही खाली करना है और खाली करने के बाद जो नए जूट मिल का क्वार्टर था उसमें शिफ्ट करना होता है। पर ये टाइमलाइन 1 महीने का होता है इधर। अब देखो यहाँ पर नए मिल में ज्वाइनिंग से पहले इधर जो नोटिस चलता है 1 महीने का, उस 1 महीने के बीच इनको डिसाइड करना होता है कि भाई जो भी अवेलेबल क्वार्टर्स हैं उस नए जूट मिल में उसमें से ये कौन से में रहना चाहते हैं। अब किसी भी जूट मिल के क्वार्टर्स 3 कंपाउंड में डिवाइडेड होते थे। पहला जूनियर स्टाफ क्वार्टर, दूसरा मिड सीनियर स्टाफ क्वार्टर और तीसरा सीनियर स्टाफ क्वार्टर। अब चूंकि ऋत्विक के पापा ऑफिसर पोस्ट पे थे तो इनको सीनियर स्टाफ क्वार्टर वाला कंपाउंड मिलता है। पर यहाँ दिक्कत ये थी कि जिस कंपाउंड बिल्डिंग में इनको क्वार्टर असाइन हुआ था उसमें भाई 3 फ्लोर्स है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो पूरा भरा हुआ था। उस टाइम पर उधर कोई लिफ्ट वगैरह भी नहीं थी और यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ऋत्विक के मम्मी के घुटनों में दर्द रहता था और ये पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि भाई वो 3rd फ्लोर तक चढ़ के जाएं और फिर नीचे उतरे किसी काम से। तब इनके पापा ने डिसाइड किया कि भाई हम तो इस वाले क्वार्टर में, इस वाले कंपाउंड में नहीं रह सकते। अब इसके बाद जो इनके पास सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो था मिड सीनियर स्टाफ क्वार्टर वाले कंपाउंड में। वहां पर 2 क्वार्टर्स खाली थे जिसमें से एक क्वार्टर के पास से नाला बहता था तो इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जो दूसरा वाला क्वार्टर था वो एक काफी पुराना सा घर है और पिछले 23 साल से उसमें कोई नहीं रहा, मतलब टूटा फूटा था और बहुत ज्यादा वेल मेंटेन नहीं था वो। जब इनको पता चला कि भाई वो क्वार्टर खाली है पर पिछले 23 साल से कोई नहीं रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके दिमाग में आया कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें। इन्होंने आस पड़ोस के सारे लोगों से बात की पर सबने बोला कि नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम लोगों को तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बीच में 1-2 लोग आए थे रहने के लिए तो वो 3-4 महीने रह के यहाँ से चले गए। अब चूंकि लोगों के पास ऑप्शन होता है तो कोई चाहता नहीं कि भाई अपना इसमें टाइम वेस्ट करे इसको रेनोवेट कराने और पूरा पेंट वेंट कराने में। अब यहाँ जो ऋत्विक के पापा थे इनकी उस जूट मिल के मेंटेनेंस हेड के साथ जान पहचान थी। अब देखो ऋत्विक की फैमिली ओरिजिनली तो ईस्टर्न यूपी से है तो इनको भोजपुरी आती है बोलने, और जो वो मेंटेनेंस स्टाफ हेड था वो है बिहार के तो वो भी भोजपुरी बोलते थे। तो इन लोगों की काफी अच्छी बनती है तो उन्होंने बोला कि भैया इसको थोड़ा पेंट वेंट करवा लीजिए तो ना एकदम चकाचक लगेगा। हम कुछ लेबर मजदूर भेज देंगे, वो सब मिलके 2 दिन में आपका पूरा काम कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये उसी टाइम की वीडियो है जो ऋत्विक ने रिकॉर्ड की थी और ये रिकॉर्डिंग हुई थी पेंट कराने से पहले। अब फाइनली इनका रूम शिफ्टिंग का दिन आता है। इन लोगों ने एक महिंद्रा पिकअप किया और उसमें सारा सामान लोड करके नए क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब देखो जो वो जूट मिल्स के क्वार्टर थे वो जनरली सेमी फर्निश्ड होते थे तो बहुत ज्यादा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यहाँ आगे ही कहानी जानने से पहले आपको ना इस घर का थोड़ा लेआउट समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले सीधे चढ़ेंगे तो यहाँ 6 स्टेयर्स थे। स्टेयर्स से थोड़ा ऊपर चढ़ के सामने एकदम मेन एंट्रेंस है।
ठीक है, और उस मेन एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में एक और एंट्रेंस है घर के अंदर जाने के लिए। सेकंड एंट्रेंस के जस्ट सामने एक दूसरे जूट मिल एम्प्लॉय का घर था। अब आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब सेकंड एंट्रेंस से आप अंदर घुसते हैं तो जो अंदर वाला रूम है ना, ये है ऋत्विक का, और वो रूम कनेक्टेड है इनके मेन हॉल से। हॉल के एकदम राइट हैंड साइड के एंड में एक बाथरूम है और उसके बाजू में एक डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम से ही अटैच्ड किचन है इनका। डाइनिंग रूम के लेफ्ट हैंड साइड में इनके पेरेंट्स का रूम है और इस रूम से जस्ट अटैच्ड ही स्टोर रूम था। अभी जो ऋत्विक की मम्मी है ये थोड़ा वास्तु शास्त्र में मानती थी। अब सुनिएगा एकदम ध्यान से जो बता रहा हूँ। इन्होंने ऋत्विक को बोला कि बेटा तुम ना सबसे पहले अपने हाथ में जो भगवान का सामान है, मूर्ति वगैरह, उसे लेके मेन एंट्रेंस के थ्रू अंदर जाओ घर के। बाकी सारा सामान जो पिकअप के साथ ऐसे लेबर्स आए थे वो लोग अंदर करवा देंगे। अब ऋत्विक यहाँ भगवान की मूर्ति और फोटो लेके मेन गेट के थ्रू घर में एंट्री लेता है। अभी उस दिन ये पहला बंदा था जिसने घर के अंदर एंट्री ली थी। इस चीज को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अभी ऋत्विक बताते हैं कि भैया उस क्वार्टर में शिफ्ट होने के बाद हमारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। किसी को कोई बीमारी नहीं होती, मेरे पापा का शुगर कंट्रोल था और अच्छा खासा पैसा भी आ रहा था। अच्छा, इस टाइम पर ऋत्विक को नया नया फोन मिला था और इसको लत लग जाती है क्लैश ऑफ क्लैंस गेम खेलने की। मैंने तो कभी नहीं खेला, अगर आप में से किसी ने खेला तो जरूर बताना इसके बारे में। ऋत्विक लिखते हैं कि इस गेम में ना रात रात को अटैक करना पड़ता था, तो इसीलिए मैं थोड़ा देर रात तक जागे रहता। अब जीवन इसी तरह कट रहा था और फिर एक दिन जब मेरी मम्मी दोपहर को किचन के अंदर काम कर रही थी तब हमारे डोर पर एक नॉक होता है। जब इनकी मम्मी बाहर निकली तब इन्होंने देखा कि भाई एक पोस्टमैन खड़ा है, उसके हाथ में एक लेटर थी। इन्होंने वो लेटर रिसीव किया और अपना डोर लॉक कर लिया। अब इस लेटर में ऋत्विक के पापा के लिए इनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कुछ ऑर्डर्स आए थे। अब ऋत्विक लिखते हैं कि मेरे पापा जिस पोस्ट पे थे ना, तो कंपनी उनको हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने के बाद विजिलेंस पे भेजती थी। ये विजिलेंस रात के टाइम होता था और ये ना एक तरीके का रेड है कि भाई जाके जूट मिल के अंदर देखना कि वर्कर्स काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक से, कोई कुछ घुसखोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई इधर उधर इलीगल तरीके से माल तो सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो सब कुछ देखना पड़ता था। अब जब ऋत्विक के पापा शाम को ऑफिस आए तब इन्होंने वो लेटर पढ़ा और इनको पता चला कि 2 दिन के बाद ही, मतलब जैसे नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे की रात को इनको रेड पे जाना है। और जो रेड की टाइमिंग थी ना, वो रात के 2:10 से लेके 3:25 के बीच में करना था। अब यहाँ होता ये है कि ठीक रेड वाली रात इनके पापा घर से बाहर निकलते हैं और इन्होंने आगे से घर का जो मेन गेट था वो लॉक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास एक और एंट्रेंस है जो कि ऋत्विक के रूम से होकर जाता है और ये अपने घर वालों को उठाना नहीं चाहते, जैसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे कि भाई मैं रेड से वापस आऊँ और फिर नॉक करके अंदर घुसूँ, सबकी नींद खराब होगी। तो इन्होंने बाहर से ताला मारा और ये चले गए रेड पे। अब ऋत्विक बताते हैं कि जब मेरे पापा रेड से वापस आए उसके 3 दिनों के बाद से ना कुछ अजीब चीजें होने स्टार्ट हो गई घर में। एक रात ऋत्विक गेम खेलने के बाद अपना सोने की तैयारी कर रहे थे और इन्होंने सोचा कि भाई सोने से पहले मैं जरा वॉशरूम हुआ था। ऋत्विक अपने कमरे का गेट खोल के हॉल के अंदर एंट्री लेते हैं और हॉल में जो इनका वॉशरूम था उसकी ओर जाने लगे। अभी ये वॉशरूम के गेट पर पहुंचे ही थे कि तभी ना वॉशरूम के अंदर से इनकी मम्मी निकलती है। इसने अचानक मम्मी को देखा तो चौंक गया कि भाई इस समय क्या कर रही हो। इन्होंने मम्मी को बोला कि अरे डरा दिया तुमने तो। पर यहाँ ऋत्विक की मम्मी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये चुपचाप वॉशरूम से निकल के सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ ऋत्विक वॉशरूम यूज करने के बाद वापस अपने कमरे में आ गए और अगली रात एग्जैक्टली फिर से वैसे ही होता है। ये जाते हैं वॉशरूम के पास, इनकी मम्मी बाहर निकलती है। ये एक बार बस मम्मी की तरफ देखता है पर इसने आज कुछ बोला नहीं। ये देखता है कि चुपचाप मम्मी अपने कमरे की ओर जा रही है, पर जो उनके कदम थे ना उसमें कुछ बदलाव था। वो अलग ही तरीके से चल के कमरे के अंदर घुस रही थी। ऋत्विक को अभी भी लगा कि यार ठीक है, हो सकता है इस टाइम पर मम्मी को भी जाना हो वॉशरूम। पर अगली रात जब ये तिबारा हुआ, इनकी मम्मी निकली वॉशरूम से बाहर, तब ऋत्विक उनको रोकते हैं। बोलते हैं कि मम्मी क्या हो गया, सब ठीक है ना? इसी टाइम पर तुम आती हो वॉशरूम में जब मुझे जाना होता है, ठीक हो ना तुम? अब जैसे ही ऋत्विक ने यह बात पूछी, उनकी मम्मी ना एक बहुत क्रिपी सी स्माइल देती है और ये बताते हैं कि 4 बार उन्होंने हे ये आवाज निकाली और अभी उनका पूरा दांत दिख रहा था। हे। अब यहाँ ऋत्विक को लगा कि मे बी मेरी मम्मी थोड़ी मजाकिया टाइप की हैं, इस वजह से ऐसे कर रही होंगी। ये बिना कुछ रिएक्ट किए वॉशरूम के अंदर घुसने लगता है और फिर ये देखता है कि इस बार जो इनकी मम्मी अपने कमरे में गई तो उनके चलने की स्पीड बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वो चल नहीं रही हैं बल्कि जमीन पर स्लाइड करते हुए अपने कमरे के अंदर घुस रही है। ऋत्विक ने अभी भी कुछ दूसरा नहीं सोचा। ये चुपचाप वॉशरूम यूज करता है और वापस अपने कमरे में आ जाता है।
अभी जब ऋत्विक अगले दिन सो के उठा तो ये देखता है कि भाई इसके दोनों थाइज के बीच में बहुत ज्यादा रैशेस हो चुके हैं। एकदम ऐसा लग रहा था कि फंगस पकड़ लिया इनके थाइज में। और अगले 2 दिनों में ये फंगस इनके पीठ, इनके पेट, इनके गाल और इनके फोरहेड पे पहुंच गया। इनके घर वालों को लगा कि मे बी ऋत्विक को ऐसे पानी यहाँ का सूट नहीं कर रहा है, तो ये लोग इसे लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। अब यहाँ डॉक्टर ने कुछ टैबलेट्स लिखी और ऑइंटमेंट में दिया लगाने के लिए, पर उसके एप्लीकेशन के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो फंगस लगातार बढ़ते जा रहा था और ऋत्विक बताते हैं कि इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी कि खुजलाते खुजलाते ना ब्लड निकलने लगता। अब यहाँ ऋत्विक और उसके फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी। अब इसी बीच एक रात ऋत्विक जब अपने कमरे में सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। ये सपने में देखते हैं कि अभी जिस घर के अंदर ये लोग रह रहे हैं ये एकदम नया हो चुका है। घर के बाहर एकदम पक्की सड़क थी और वहां पर कुछ अनजाने लोग इनको दिखाई दे रहे हैं। अब ऋत्विक यहाँ अपने घर के अंदर टहलने लगते हैं और इनको सारे लोग दिख रहे हैं एकदम नए नए, पर मसला ये था कि वो लोग ऋत्विक को नहीं देख पा रहे हैं। अब यहाँ ऋत्विक पूरे घर के आसपास का चक्कर लगा के वापस अपने कमरे में आ गए। ये सपने में ही देख रहे हैं सब कुछ। और फिर ये आगे देखते हैं कि जहां पर इनका बेड था उसके जस्ट बाजू में खिड़की है। जब ये वापस आके बेड पर लेटे तो इनको एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर से इनको कोई देख रहा है। और इनकी जब आंख खुली तो इन्होंने पाया कि भाई खिड़की के बाहर एक औरत है और उसके दोनों साइड से धुआं निकल रहा था। अब जैसे ही ऋत्विक ने उस औरत को देखा, वो औरत सेम उसी पैटर्न में हंसने लगी जिस पैटर्न में कुछ रात पहले इनकी मम्मी हंस रही थी। अब यहाँ ऋत्विक सपना देख रहे हैं और ये ना चाहते थे कि भाई सपने से जल्दी मैं बाहर निकल जाऊं, पर इनकी बॉडी इस समय एकदम फ्रीज हो चुकी है। ऐसा होता है ना कि जब हम कोई ऐसे बुरा सपना देखते हैं तो सपने में हम सोचते हैं कि भाई हम जल्दी से बाहर निकले, जल्दी ये सीन मेरे सामने से हट जाए। वैसा ऋत्विक फील कर पा रहा था। और देखते ही देखते ऋत्विक को एहसास हुआ कि जो इसकी जॉ है, इसकी जॉ, इसका घुटना, इसका हाथ, ये सब कुछ कोई पकड़ के ऐंठ रहा है। ये ऐंठने वाली प्रक्रिया पूरे 15 सेकंड तक चली एंड एट लास्ट ऋत्विक एकदम हड़बड़ा के आंख खोलता है। भाई जब आंख खोला तो इसने पाया कि ये बस एक सपना था, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए इसने कोई यूट्यूब वीडियो फोन में चलाया और देखने लगा। पर यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि सपने में इसने जो जो अपने बॉडी पार्ट्स देखे थे ना ऐसे ऐंठते हुए, इस टाइम पर उन सब में दर्द हो रहे हैं। अब देखो जनरली ऐसा होता है कि जब हम कोई इस तरीके का सपना देखते हैं तो सपने से निकलने के बाद हमें बहुत बार उसकी धुंधली यादें होती हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट याद रहता है। पर ऋत्विक बताते हैं कि मुझे उस सपने का A to Z सब कुछ याद था, मैं कुछ नहीं भूला। अगले दिन जब मैं सो के उठा तब भी मुझे पूरा कुछ याद है। मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ है। और इन्होंने ये सारी बात अपनी मम्मी को बता दी। अब ये सब बताते बताते ये उस पार्ट पे पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने बोला अपने मम्मी को कि वो औरत एकदम वैसे ही हंस रही थी जैसे तुम हंस रहे थे उस रात वॉशरूम से निकल के। अब जैसे इनकी मम्मी ने लाइन सुनी वो बोलती हैं कि पागल हो गए हो क्या, मैं कब मिली तुमसे वॉशरूम के बाहर, मैं तो इतनी रात को वॉशरूम जाती ही नहीं हूँ। अब ऋत्विक बोलता है कि मम्मी आप मुझे लगातार 3 दिन तक मिली हो वॉशरूम के बाहर, क्या बात कर रही हो। पर इनकी मम्मी ने ये बात सिरे से नकार दिया। और भाई यहाँ इन दोनों को समझ में आ चुका था कि कुछ तो है इस घर के अंदर जो इनको अभी तक दिखाई नहीं दिया। अब ये सब जानने के बाद ऋत्विक की मम्मी ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया, मतलब ऋत्विक की नानी को। अभी देखो जो ऋत्विक की नानी है ना, इनको विजुअल्स आते हैं। मैं अपने गांव में भी ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूं जो कि आंख बंद करके, इनका कुछ तो दैवीय कनेक्शन होता है भगवान से, इन्होंने कोई सिद्धि की रहती है और इनको मतलब दिख जाता है सब कुछ। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें साफ साफ दिख जाती है, बहुत बार उसका हिंट या क्लू मिलता, और काफ़ी बार जो ऐसे लोग होते हैं ये ना स्पिरिट से डायरेक्ट बात भी कर पाते हैं। अब यहाँ पर ऋत्विक की माँ ने फ़ोन करके बोला भोजपुरी में कि रे माई इतनी देखना ऋत्विक के साथ क्या होता, मतलब कि माँ थोड़ा देखो ना ये ऋत्विक के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तब यहाँ ऋत्विक की नानी बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ देख के। अब इस कॉल कटने के 40-50 मिनट के बाद नानी उधर से दोबारा कॉल करती है। पर इस समय ना कॉल पर इनकी नानी नहीं बल्कि इनकी मामी थी। मामी बोलती हैं ऋत्विक की मम्मी को कि देखिए ना ये पता नहीं क्या 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 बोल रही हैं। और फिर ऋत्विक की मम्मी ने सोचा कि पीछे से नानी एक अलग ही आवाज में ऐसे बोल रही है कि ए निर्मला भाग जाओ वहां से, वो घर छोड़ के भाग जाओ, ये तो कोई नहीं बचेगा वहां पे। अब ये सब कुछ सेकंड बोलने के बाद ऋत्विक की नानी एकदम शांत होकर बैठ जाती है। तब यहाँ ऋत्विक की मम्मी ने बोला कि एक काम करो, मैं अभी माँ का टिकट कराती हूँ कलकत्ता का,
उनको यहीं पर भेज दो, हमारे घर पर रहेंगे और वो जो बताएंगे वो सब हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर ऋत्विक की नानी का टिकट होता है और ठीक 1 हफ्ते के बाद ये कलकत्ता पहुंच जाती है। अब जिस दिन नानी इनके कलकत्ता वाले उस घर के अंदर घुसी, तो घर के अंदर घुसते ही नानी एकदम रोने लगी। उनको अंदर कदम रखते ही सब दिख गया साफ साफ कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था और ये क्या चीज है जो इन लोगों को परेशान कर रही है। अब यहाँ पर नानी को जो भी विद्या आती थी, ये पहले एक पूजा का सेटअप बनाती हैं और इन्होंने अपनी वो विद्या से पूजा स्टार्ट की। इन्होंने अपने आसपास ऋत्विक, उसकी मम्मी और उसके पापा को भी बैठाया और उस विद्या के थ्रू इन्होंने जो घर के अंदर स्पिरिट थी उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। जब इनका संपर्क उससे एस्टैब्लिश हुआ, तब नानी पूछती हैं कि कौन हो तुम और इस परिवार को क्यों पकड़ के रखी हो। जो कुछ भी हुआ है तुम एकदम साफ साफ बता सकती हो, ये परिवार तुमको कोई हार्म नहीं करेगा। अगले 15-20 मिनट तक नानी उसी स्टेट में रही जिस स्टेट में वो उस स्पिरिट से कम्युनिकेट कर रही थी। बाद में ये नॉर्मल हुई और फिर उस घर का भेद खोला इन्होंने सबके सामने। अब ये बताती हैं कि 22-23 साल पहले यहाँ पर एक कपल रहता था। इनकी नई नई पोस्टिंग थी और वो जो हस्बैंड था ना, उसमें उसकी मिड सीनियर लेवल की पोस्ट थी, इसीलिए ये वाला क्वार्टर असाइन हुआ था उसे। अब मिड सीनियर लेवल होने की वजह से इनकी अक्सर नाइट ड्यूटी लगती थी और ये रात के 9 से 6 बजे तक उस जूट मिल में जाके नौकरी करते। अब मैंने बताया था ना कि इस घर के सामने जो रोहित के कमरे का गेट है, इसके ठीक सामने एक दूसरा एम्प्लॉय रहता है। तो उस टाइम पर जो एम्प्लॉय वहां पर रह रहा था, उसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है इस औरत के साथ, जो लोग अभी शिफ्ट हुए थे इधर। अभी जो ये हस्बैंड है, ये सामने से मेन गेट का ताला लॉक करके जाता था ड्यूटी करने और जब आता था तो ताला खोल के फिर अंदर आता और ये अपनी वाइफ को नहीं जगाता था कि भाई रात को हम क्यों डिस्टर्ब करें। ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे ऋत्विक के पापा उस रात विजिलेंस ड्यूटी पर गए थे। अब एक रात ऐसा होता है कि भाई जो वो एम्प्लॉय था वो रात के 1:30 बजे ही अपने घर पहुंच गया। इसने अपना मेन गेट खोला और जब अंदर घुसा तो भाई इसने पाया कि वो जो पड़ोसी है वो और इसकी बीवी से इंटीमेट कंडीशन में थे। अब ये देखकर भाई ये बंदा एकदम आग बबूला हो गया। इसकी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा लड़ाई हुई और जो वो पड़ोसी था उसके साथ भी काफी मारपीट की इसने। अभी ये केस बिगड़ते देख जो वो पड़ोसी था वो उसी रात ना वहां से फरार हो जाता है कि भाई कहीं पुलिस का लफड़ा ना हो जाए। अब इस टाइम पर इनके घर में इतना चिल्लाहट हो रहा था कि जो आसपास के लोग थे वो सब आके देखने लगे कि भाई क्या चल रहा है इधर। इनकी वाइफ ने इनकी पूरी फजीहत करा दी थी। अब जब इसके हस्बैंड ने देखा कि सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए, तब ये उनसे भी लड़ने लगता है कि आप लोग यहाँ क्या खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, अपने घर में जाइए। और अपनी वाइफ को अंदर करके घर की कुंडी लॉक कर ली। रात के करीब 2:30 बजे जब सारे पड़ोसी घर चले गए, तब ये अपनी वाइफ को घर के बाहर करता है और उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के पूरा सर से पांव तक उसमें आग लगा देता है। वाइफ उधर आग में झुलसते हुए रोड पर खड़ी थी और उसे वहां खड़ा करके ये आदमी अपने घर के अंदर चला गया। भाई वो औरत जलते हुए कंडीशन में अपने घर के पास आई। इसने बहुत बार नॉक किया पर उस आदमी ने घर का गेट नहीं खोला। 3-4 मिनट वैसे ही झुलसने के बाद उस औरत की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब यहाँ ऋत्विक की नानी आगे बताती हैं कि उस औरत की आत्मा मरने के बाद समय चक्र में फंसकर पिशाचनी बन गई। अब चूंकि वो इस समय चक्र में फंसी हुई है तो उसकी आत्मा डेली बेसिस पे जो इनका मेन गेट है ना घर का, उसको नॉक करती है एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम पे उसकी डेथ हुई थी। अब जो इस घर में पहले रहता था, जैसे मैंने बताया था कि 6 महीने 3 महीने के लिए लोग आते थे, तो उनके साथ कभी ऐसा कोइंसिडेंस नहीं बना कि भाई रात को ये गेट खोल के बाहर जाए काम करने के लिए। पर उस रात जब ऋत्विक के पापा की ड्यूटी लगी थी ना, विजिलेंस वाली, तब इन्होंने 2 बजे के आसपास अपना मेन गेट खोल दिया था और एग्जैक्टली वही टाइम था जब ये पिशाचनी घर पर आके नॉक करती। अब जब उस रात इनके पापा ने गेट खोला ड्यूटी जाने के लिए, उसी टाइम पर इसका जो काल चक्र चल रहा था पिशाचनी का, वो टूट जाता है और उसने घर के अंदर एंट्री ले ली। अब चूंकि यहाँ पर ऋत्विक घर में घुसने वाला पहला आदमी था जब ये लोग फर्स्ट डे यहाँ शिफ्ट होके आए थे, तो मैंने बताया था कि भगवान की फोटो और मूर्ति लेके इसने घर में एंट्री ली। तो जो ये पिशाचनी थी, इसको ऐसा लगा कि भाई जो ऋत्विक है ना, यही घर का हेड है और इसी की वजह से इसने ऋत्विक को अटैक किया। अब उस रात ऋत्विक सपने में थोड़ी देर के लिए पास्ट में चला गया था। जो मैंने बताया था ना कि रोड के बाहर इसको नए नए लोग दिख रहे हैं, ये घर भी नया सा दिख रहा है, तो ऋत्विक पास्ट में जाके वो सारी चीजें देख रहा था जो उस समय जब इस औरत के साथ ये सब कुछ हुआ था, जब उस समय जो घर का कंडीशन था, सामने रोड कैसे थी, लोग कैसे थे, वो सब कुछ ऋत्विक देख के आया पास्ट में। ऋत्विक लिखते हैं कि उस पिशाचनी का नाम सिर्फ नानी जानती है। हमारे बहुत बोलने पर भी उन्होंने उसका नाम नहीं बताया और बोला कि कोई ज़रूरत नहीं उसका नाम जानने की, क्योंकि तुम लोग अगर उसका नाम रिकॉल करोगे, ऐसे बार बार कहीं पे डिस्कस करोगे, तो वो फिर से तुम्हारे ऊपर हावी हो सकती है।
अभी नानी ने अपनी सिद्धियों द्वारा उस पिशाचिनी को हुक्म दिया कि तुम फिर से काल चक्र के बंधन में चले जाओ। अब वो स्पिरिट चली तो गई, पर उसने बोला कि अगर फिर से कभी रात के 2-2:30 बजे के बीच ये मेन गेट खुलेगा तो मैं ये काल चक्र तोड़ के वापस से घर के अंदर आ जाऊंगी। और इस बार जो मैं अंदर आई तो मैं अपने साथ इस फैमिली हेड को लेके जाऊंगी। अब यहाँ नानी देखो कोई तांत्रिक नहीं थी, इनको बस थोड़ी बहुत विद्या आती थी जिससे वो ऐसे स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती थी। उन्होंने ऋत्विक के फैमिली को बोला कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके एक क्वार्टर खाली कर दीजिए और रात को 2 से 2:30 बजे के बीच कभी भी मेन गेट मत खोलिएगा। अब इस घटना के 1.5-2 महीने के बाद ऋत्विक के पापा को एक दूसरा क्वार्टर मिल जाता है और ये अपनी फैमिली के साथ उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ऋत्विक आगे बताते हैं कि आज के दिन भी वो पिशाचिनी रात के 2-2:30 बजे के बीच जाके वो मेन गेट नॉक करती है, पर उसकी नॉक की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं पड़ती। पर नानी बताती हैं कि आज भी वो डेली बेसिस पे ये काम कर रही है। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।